नमस्कार दोस्तों। हर बार की तरह आज भी आपको एक बेसिक और इन डेप्थ कंसेप्ट समझाने आया हूं, जो है कॉन्शियंस। अब ये समझने के बाद आपको एक एप्लीकेशन बेस कॉन्शियंस के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, जो कि यूपीएससी के पेपर में आया है 10 मार्कर। और ये वीडियो होने के बाद आप इसके पहले वाला जो वीडियो है इथिक्स और मोरालिटी, और ये कॉन्शियंस वाला जो वीडियो है, ये दो वीडियो देख के आप लगभग 30 से 40 मार्क के प्रीवियस ईयर, जस्ट आपके पहले जो 2023 में मेंस हुई है उसमें के क्वेश्चंस हैंडल कर पाओगे ना, उस हिसाब से। लेकिन आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि आप उसका एप्लीकेशन हर अलग अलग कंसेप्ट के साथ कर पाओगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने मोरालिटी देखा है, हमने एथिक्स देखा है। मोरालिटी क्या है? हमारा इनर कंपास है, जो कि राइट और रॉन्ग डिसाइड कर रहा है। अब इथिक्स क्या है? ये भी है राइट और रॉन्ग ही है, लेकिन ये हमारा इनर कंपास नहीं है। अंदर से हमें फील होता है वो नहीं, जो सोसाइटी डिसाइड कर रही है वो होता है। ये इंटरलिंक्ड इसलिए है क्योंकि जो सोशलाइजेशन हमारा होता है, इसके वजह से ही सोसाइटी के जो रूल्स नॉर्म्स है, जो हमें बचपन से पता है, उसी को नॉर्म्स से लेके हमारी मोरालिटी कई बार शेप होती है। तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इथिक्स और मोरालिटी का। ये समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे या कंसिडर करेंगे कि जो पार्लियामेंट है, अब इंडियन पार्लियामेंट देख सकते हो किसी देश का, क्या है उसका काम? वो लॉज, रूल्स, रेगुलेशन बनाएगी। अब ये सिमिलर वे में इथिक्स और मोरालिटी में भी हो रहा है। इथिक्स जो है सोसाइटी के वैल्यूज नॉर्म्स, इसको फॉलो करना है, राइट और रॉन्ग उस रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही डिसाइड होगा। तो ये पार्लियामेंट की तरह ही वो वैल्यूज, रूल्स, नॉर्म्स फॉलो फॉर्म करेगा, और उसके बाद राइट और रॉन्ग एक्शन डिसाइड करेगा। तो पार्लियामेंट की तरह ही है। जैसे कि लॉ में आपको मिलेगा कि वो अगर लॉ आपने फॉलो नहीं किया तो फिर स्ट्रिक्ट एक्शंस या कोर्जन कैसे एक्ट होगा, वो भी लॉ में रहता है। सेम वे कि सोसाइटियल नॉर्म्स आपने फॉलो नहीं किए, वैल्यूज नहीं फॉलो किए, आपकी एक्शन रॉन्ग हो गई, तो आप पे कोर्जन एक्ट होता है। तो ये जो है हम पार्लियामेंट कंसीडर करेंगे। इस सेम वे में हम मोरालिटी को भी एक हमारा अंदर का पार्लियामेंट कंसीडर करेंगे, जो कि प्रिंसिपल्स डिस्कस करता है। प्रिंसिपल हमारे अंदर जो है वो सब डिस्कस कर लेता है, ये इनर पार्लियामेंट। तो अब बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमें फॉलो ही क्यों करने हैं वो एक्शंस जो है? जो एक्टर है, जो सोसाइटी में रहता है, वो इथिक्स फॉलो ही क्यों करता है? ये बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट का आंसर भी वो काफी बेसिक है, लेकिन हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और जानेंगे इसके पीछे का राज, जो मैंने आपको एक वीडियो में भी समझाया था, लेकिन वो माइंड माइंड के हिसाब से समझा गया था कि रैशनली हम कैसे थिंक कर रहे हैं, और फिर इमोशनल माइंड कैसा है, हमारे नीड्स क्या है, और नीड के हिसाब से फिर हम कैसे शेप होते हैं। ये मैंने माइंड के हिसाब से बोला था। ये जो माइंड के हिसाब से मैंने बोला था, इसको ही एक कंसेप्ट में पिरोया है। एक आपने जाना होगा, काफी जाने माने साइकियाट्रिस्ट है, उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट हमें दिया था। तो वो कंसेप्ट आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग है, उनका एक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब आदमी बना हुआ है तीन साइकोलॉजी के स्ट्रक्चर से। एक है ईड, एक है ईगो, एक है सुपर ईगो। तो ईड क्या करता है? तो ईड हमारा प्लेजर सीकिंग कंपोनेंट है, पार्ट है हमारे अंदर। जो नीड हमारे हैं, मैंने कहा था ना आपको, नीड सेटिस्फाई करना हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अलग अलग है, जैसे हंगर सेटिस्फाई करना है हमें, प्रोक्रिएशन के लिए मतलब जो चीजें जरूरी होती है वो भी सेटिस्फाई करना है, हमें हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अ, कई सारी चीजें जरूरी होती है, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। वो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर ईड के, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देखता है, भाई इंस्टेंटली मुझे खुशी किस चीज से मिल रही है। ये मोरालिटी नहीं देखता, ये जब बात देखता है मुझे खुशी किस चीज से मिल रही है। तो देखिए, ये इड कंपोनेंट
कभी कभी आपको इथिकल केस स्टडीज में ऐसा ल्यूक्रेटिव चीजें हमेशा बोली जाती है कि आपकी फैमिली है, आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, तो करप्शन करोगे या नहीं इस चीज से। तो ये आपका इड इड एस्पेक्ट जो है, तो इड एस्पेक्ट अगर आपके जो इथिकल और मोरल नॉर्म्स पे अगर हावी हो जाता है, तो फिर हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या प्लेजर सीख करने लगते हैं, और फिर वो जो चीजें है हम सोसाइटी के हिसाब से नहीं सोचते। जो नॉर्म्स है जो सोसाइटी के हिसाब की, उस हिसाब से नहीं सोच के हम हमारे प्लेजर सीकिंग, हमें क्या है इंस्टेंटली फायदा क्या हो रहा है, इस हिसाब से सोचते हैं। ये जो है इड है, ये मोरालिटी बिल्कुल नहीं देखता। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, काफी देख लीजिए कि मोरालिटी यहाँ पे नहीं है। फिर एक कंपोनेंट आता है सुपर ईगो, और एक आता है ईगो। अब सुपर ईगो क्या है? जो है एक मोरल कंपास है। हमने बोला था ना कि मोरालिटी ही हमारा राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट है। तो सुपर ईगो जो हमारा साइकोलॉजी के 3 स्ट्रक्चर में एक सुपर ईगो जो है, इड देख लिया, प्लेजर सीकिंग वाला, इंस्टेंटली मुझे चाहिए, अभी मुझे चाहिए, उसके लिए मैं इमोशनली जो भी हो सकता है वो सब करूंगा, कुछ सोचूंगा नहीं, मुझे बस वो चाहिए। सुपर ईगो बोलता है नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा, आपके कुछ मोरालिटी, मोरल प्रिंसिपल्स है, वो फॉलो करने पड़ेंगे, मोरल वैल्यूज फॉलो करने पड़ेंगे। इस हिसाब से जो एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का या फिर आजू बाजू इन्वायरमेंट का, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में कौन बताता है, वैल्यूज प्रिंसिपल के बारे में, जो मोरल कंपास है, इसके बारे में हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कौन अवेयर करता है? हमारा सुपर ईगो। अब जो तीसरा पार्ट है वो है ईगो वाला पार्ट। ईगो वाला पार्ट जो है उसे हम रैशनल पार्ट कहते हैं। यही से हम एक्शन लेते हैं ईगो वाले पार्ट से। ये ईड और सुपर सुपर ईगो वाला पोर्शन तो हमें हमेशा, जैसे कोई मूवीज में भी देखा होगा आपने, दो साइड पे बैठा है, एक साइड पे एकदम व्हाइट वाले कपड़ा पहना हुआ हम खुद रहते हैं, जहाँ उसके ऊपर एक जैसे परिया या फिर एंजल का सिंबल हुआ है, एक साइड पे डेमन वाला रहता है, हम ही रहते हैं। तो ये ईड और सुपर ईगो में जो क्लैश है वो दर्शाया गया है। जहाँ पे इड है, जो हमारा राक्षस की तरह जो स्वभाव है, हम वो नीड सेटिस्फाई करने के लिए जल्दी 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 आ, ऐसे बिहेव करेंगे जो कि सोसाइटी के लिए खतरा भी हो सकता है, तो वो हमारा डेमन दिखाया गया है। और जो सुपर ईगो है जो कि मोरल और इथिकल, भाई कैसे कैसे बिहेव करना है वो। अब ये ईगो वाला जो पोर्शन है ना, वो क्या है, वो रैशनली थिंक करेगा। जो हमने रैशनल माइंड में भी देखा था कि हम इमोशनली डिसीजन नहीं लेंगे, हम किसी के फोर्स में डिसीजन नहीं लेंगे कि सोसाइटी ऐसा कर रहा है, अगर वो कंजर्वेटिव सोसाइटी तो उस हिसाब से नहीं लेंगे। तो हम ईगो ईगो क्या करता है, ये रैशनल पार्ट है, वो लॉजिकली थिंक करता है और मेडिएट करता है जो ईड है और रियलिटी के बीच। रियलिटी क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी फ्रेश फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है, या फिर और अच्छा करते हैं उसको, फ्रेश फ्रूट किसी को खाने की इच्छा नहीं होती, तो होनी तो चाहिए लेकिन नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, एक मिठाई के शॉप में गए, मिठाई के शॉप में जाने के बाद हमें ये रियलाइज होगा कि मुझे वो मिठाई खानी है। अब मिठाई खानी है, ईड क्या बोलेगा मेरा? ईड बोलेगा कि भाई कुछ भी कर ले, वो मिठाई मुझे चाहिए, मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी बढ़िया सी मिठाई है, तो वो मुझे अगर तू लाके देगा तो मुझे प्लेजर मिलेगा। जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर है, उस हिसाब से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने के लिए मैंने ईड का सहारा लेते हुए वो मैंने एक्शन लिया। लेकिन एक्शन लिया क्या मैंने? नहीं, मेरे को मन में ऐसा लगा, मेरा ईड बोल रहा है मेरे से कि भाई वो जो है मिठाई खा ले। लेकिन वो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि भाई मैंने अगर वो मिठाई वैसे उठा ली तो क्या होगा, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए, मेरे बॉडी, फिर जो लोग हैं वो आके मुझे मारेंगे क्या, चोरी करने के इल्जाम में कुछ पुलिस के हाथ में मुझे दे देंगे क्या, जो भी है। एक एक्सट्रीम केस बोल रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, कि चोरी कर ली तो भाई मिठाई की जगह और पैसे ले रख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे कि किस चीज के बारे में मैं बता रहा हूं। तो ये सब ईगो जो है वो मीडिएट करता है कि आपका ईड जो है उसको कंट्रोल में लेके रियलिटी के साथ रियलिटी चेक देता है कि भाई रियलिटी वैसी है या नहीं है। तुम मिठाई ले पाओगे नहीं ले पाओगे, ये लेना जरूरी है नहीं है। सुपर ईगो क्या करता है? सुपर ईगो ईगो की जो कंपस है वो ये सब रियलिटी चेक करके हमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बिहेव करने के लिए कौन बोलता है? ईगो। तो आपकी जो भी एक्शंस आ रही है वो आपका ईगो है। ईगो जो कि प्रॉपर इवेल्युएशन से, ईड प्लस सुपर ईगो, ये दोनों को देख के, रियलिटी को मान के, हम ईगो का पोर्शन एक्शन
परफॉर्म करने के लिए हमें हेल्प करता है कि भाई नहीं, अब तुम इस हिसाब से रैशनली एक्शन लो। हमने पिछली इसेंस ऑफ इथिक्स में देखा था कि आप जब इमोशनली ड्रिवन होके बिहेव करते हो, एकदम इमोशनली ड्रिवन होके बिहेव करते हो, जब अमिगडाला आपका माइंड हाईजैक करता है, यानी आप पे इड कंपोनेंट भारी पड़ता है, जो कि प्लेजर सीकिंग है और जो कि इमोशनली ड्रिवन है, जो कि आजू बाजू के इवेंट के बारे में नहीं सोच रहा है। क्या हो रहा है, मेरे को खुद का देखना है, बस यही चीज है ईड की। तो यही सिगमंड फ्रॉइड ने हमें दिया है, काफी फेमस है ये तीनों भी चीजें, इड, ईगो, सुपर ईगो, आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया। अब ये आगे हमारे लेक्चर में काम आएगा, लिंक करेंगे हम इस चीज को, आपको पता चल गया अब ये सब चीजें। तो हमने जाना कि एक्टर जो है वो इथिक्स क्यों फॉलो करता है, इसका एक अभी रीजन बोला हमने कि जो हमारा ईगो है वो इवेल्युएट करता है रियलिटी और सिचुएशन, और सुपर ईगो हमें मोरल कंपास प्रोवाइड कर रहा है टू टेक एन एक्शन इन दैट डायरेक्शन। और ये सब चीज किस लिए है, एक इंपॉर्टेंट है कि भाई नीड है हमारे, सोसाइटी पे ही डिपेंड है, इसलिए हम इथिक्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पैदा हुए हैं, इसी समय हमें पता चल गया कि भाई मैं मेरे खुद को भूख लगी है मुझे, लेकिन मैं मेरे मम्मी से ब्रेस्ट फीड कर रहा हूं, तो उस टाइम पे सोसाइटी पे ही है, वो सोसाइटी का ही पार्ट है, फैमिली एक सोसाइटी का पार्ट है, तो मम्मी पे मैं अभी डिपेंड हूं। तो ये डिपेंडेंसी आदमी को बचपन से ही पता चल जाती है, भाई किसी ना किसी चीज के लिए हमें सोसाइटी पे डिपेंड होना है, और सोसाइटी के साथ अगर आपको इंटरेक्ट होना है तो वो जो सोसाइटी जो नॉर्म्स और रेगुलेशन फॉलो कर रही है आपको करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट रीजन कि व्हाई द एक्टर फॉलोज द इथिक्स ना। सेकंड है कि अभी उसको पता है कि सोसाइटी, जैसे बोलते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है इस सोसाइटी की, तो फिर ऐसे अगर बिहेवियर तैयार हो गया, या फिर हमने हमारे ईड की तरफ देख लिया यहाँ पे, कि नहीं भाई मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो ये चाहिए, मुझे सोसाइटी के नॉर्म्स के लिए कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरा ईड कंपोनेंट जो है वो सेटिस्फाई करना है। तो सोसाइटी क्या करेगी उस टाइम पे, कोअर्जन एक्ट करेगी आप पे, जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, हमारे रिलेटिव्स है, लॉ लॉ रूल रेगुलेशन, ये सब क्या कर रहे हैं, कोअर्जन एक्ट कर रहे हैं कि नहीं तुझे उसी एंगल से बिहेव करना है जो कि सोसाइटी के हिसाब से ठीक हो। अगर वैसे नहीं बिहेव करेगा तो हर आदमी अगर उसके ईड के बारे में और उसके जो खुद के ग्रेटिफिकेशन और खुद के प्लेजर सीकिंग के बारे में अगर वो सोचने लगेगा, फॉर एग्जांपल मैरिज, हमने एक इंस्टीट्यूशनलाइज वे में उसको प्रेजेंट कर दिया, अगर वो बिहेवियर नहीं होता तो क्या होता, मेरे में अगर कुछ वैसे फीलिंग आ गई तो मैं किसी के साथ भी कुछ भी कर लूंगा अल्टीमेटली, कि पशुओं जैसे बिहेव करने लगूंगा मैं। तो ये कोअर्जन कौन एक्ट करता है, चोरी कर ली, नहीं ये सोसाइटी के नॉर्म के खिलाफ है, क्योंकि हर कोई चोरी करने लगेगा तो फिर ये समाज कैसे वर्क करेगा, अच्छा वो ये वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो ये जो फैमिली है, स्कूल है, और जो पार्लियामेंट जैसा कोअर्जन हमें एक्ट करता है, हम पे कोअर्जन करके एक्ट करता है और हमें वो रूल फॉलो करने के लिए फोर्स करता है। हम देख रहे हैं कि एक्टर क्यों फॉलो कर रहा है एथिक्स, उसकी नीड है, अगर उसकी नीड भी नहीं है और वो अपना ईड को सेटिस्फाई करने के लिए देख रहा है तो भी कोअर्जन करके हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन हमें वो फॉलो करने लगेगा। और तीसरा है मोरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल, कि हमारा मोरालिटी शेप होती है, प्रिंसिपल्स जो शेप होते हैं वो किस मेजर पार्ट है हमारा सोशलाइजेशन से, सोशलाइजेशन से ही होगा ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी मोरालिटी शेप होने में, सॉरी, हाँ मोरालिटी शेप होने में। तो इथिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी वैल्यूज हम जो हमारी जो जिसको हम अपब्रिंगिंग वाली हमारी जो इन्वायरमेंट है वहां से हम काफी चीजें उठा रहे हैं हमारे नीड के हिसाब से, और हमें वो मोरल कंपास की तरह वो गाइड प्रोवाइड कर रहा है, प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मोरालिटी हमारे खुद के प्रिंसिपल्स हम डिपेंड कर रहे हैं। पार्लियामेंट सामने लाइए, पार्लियामेंट अगर वो जो हमने शुरुआत में देखा, इथिक्स की पार्लियामेंट, मोरालिटी की पार्लियामेंट, जो कि लॉ बना रहे हैं, एक जो है सोसाइटी का लॉ है और दूसरा लॉ हमारे अंदर का लॉ है जो हमें गाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये हो गया इथिक्स क्यों फॉलो करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई एक्टर फॉलोज द मोरालिटी। अब मोरालिटी फॉलो करने के लिए क्या है, अब ये तो ठीक है कि सामने वाला एक्टर है कि मैं बचपन में कुछ गलती कर लिए तो मेरे माता पिता ने मुझे डांट लिया, मुझे मारा, ये करके मुझे फॉलो करने के लिए अ, कह दिया। अब लेकिन दूसरा फैक्टर है कि मोरालिटी कैसे शेप हो रही है एक्टर की, क्योंकि वो क्यों फॉलो कर रहा है, मोरालिटी ही क्यों फॉलो करना है। अब आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद का प्लेजर सीकिंग देखना, सब देख ले लिया, खुद के नीड के बारे में ही सोचना, ईड के बारे में सोचना, अगर वो उसको मिल रहा है
तो व्हाट इज द नीड कि वो मोरालिटी जो है, जो प्रिंसिपल्स है, काफी जो है हम कहते हैं कि ट्रुथफुलनेस जो है प्रिंसिपली हमें अंदर आया है, क्यों जरूरत है? हम शॉर्टकट ले लेंगे, हमें जो ही नीड ही सेटिस्फाई करना है तो हम वो देखेंगे अब कि क्या होता है, कि क्यों हम मोरली बिहेव करते हैं या फिर क्यों हम इथिकल कंडक्ट करते हैं। ये दोनों चीज के लिए आपका इनर मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है ये देखेंगे अब। तो इनर कोर्ट बेटा है, ये इनर कोर्ट हमारे अंदर है, ऐसा इमेजिन कीजिए। अब पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाया है, प्रिंसिपल्स डिफाइन है, अब लॉ बन चुका है। अभी लॉ फॉलो हो रहा है ना या नहीं हो रहा है, ये जज कौन कर रहा है? हमारा बॉडी के अंदर कोई तो भी होगा। तो ऐसे इमेजिन कीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर ही कोर्ट बैठा हुआ है। अब सॉरी, तो अब ये कोर्ट क्या करेगा? ये जज करेगा। क्या जज करेगा? आपके गुडनेस और बैडनेस ऑफ आवर एक्शन। नॉट जस्ट दैट, हमने एक्शन लेने से पहले भी हमारा इंटेंशन क्या था ये भी जज करेगा ये इनर कोर्ट जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसको क्या कहते हैं ये हम देखेंगे। अभी इनर कोर्ट करके इमेजिन कीजिए, ये बैठा हुआ है, ऐसे तीन आदमी बैठे हुए हैं और ये तीन आदमी जज कर रहे हैं आपकी एक्शन। हाँ नहीं भाई, ये आपने ठीक डिसीजन लिया, ये नहीं लिया, लेने से पहले भी डिसाइड कर रहे हैं। इवन आपका इंटेंशन भी, कि आप एक्शन लेने से पहले जो आपका इंटेंशन है कि इसलिए आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंटेंशन भी जज कर लेता है ये अंदर वाला। ठीक है, ऐसे क्योंकि अमा अंदर ही है ना, माइंड के साथ कनेक्ट ही है, तभी जाके हम परफॉर्म कर रहे हैं ना। तो उसको पता है कि हमारे अंदर क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से हम कर रहे हैं। अब यही नहीं है, इसके साथ साथ क्या होता है, फीलिंग भी है। फीलिंग जो है ना, वो फीलिंग भी है, ऑब्लिगेशन, फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, किसकी? गुड की तरफ एक्ट होने की। वो जज कर रहा है हमारे गुडनेस और बैडनेस ऑफ आवर एक्शन और इंटेंशन। यही नहीं, उसके साथ साथ वो जज कर रहा है कि आपको एक्शन जो है वो ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन, वो फीलिंग है, एक फीलिंग है कि आपको गुडनेस की तरफ, राइट थिंग वही है, उसकी तरफ ही आपको एक्ट करना पड़ेगा। और ये दोनों चीज मिला के जो बनता है उसे हम कहते हैं हमारा कॉन्शियस। पता चल गया अब? तो कॉन्शियस वो नहीं है राइट और रॉन्ग, और वो डिविल बताते हैं या फिर एंजल बिठाते हैं कंधे पे, वो नहीं है। वो है इनर कोर्ट, हमारा अंदर वाला इनर कोर्ट। अब देखिए, बेसिकली ये भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगी कि वो इनर कोर्ट कैसे बैठता है और कैसे डिसाइड कर लेता है, ये बाद में। लेकिन ये यहाँ पे हमें सिर्फ ये रखना है ध्यान में कि जज है, क्या कर रहा है? गुडनेस और बैडनेस, हमारे इंटेंशन ऑफ आवर एक्शन जज कर रहा है। और हमें फीलिंग के साथ बाइंड भी कर रहा है कि नहीं, तुम्हें राइट ही डायरेक्शन में एक्शन करनी है। अब ये राइट किसके हिसाब से है? मेरे खुद के जो अंदर वाला जो मोरल कंपास है, वही है ना मेरा पार्लियामेंट, उसके हिसाब से ही मेरा लॉ है। मतलब हर किसी की मोरालिटी अलग अलग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू हिज अपब्रिंगिंग, अकॉर्डिंग टू हिज ओन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हिज सोशलाइजेशन। तो अब उसकी मोरालिटी वैसे शेफ हो गई है, तो वही उसके लिए लॉ है, वो पार्लियामेंट का उसका खुद का लॉ है अंदर वाला। अब वो लॉ बनने के बाद क्या सही है और क्या गलत है, उस लॉ के हिसाब से होगा। वो सब्जेक्टिव है, हर किसी के अपना अपना अंदाज है देखने का। तो उस वो मोरल कंपास है। लेकिन कॉन्शियंस क्या कर रहा है यहाँ पे? कॉन्शियंस आपको बोल रहा है कि नहीं, जैसे आप इमेजिन कीजिए एक मोरल कंपास है। मोरल कंपास ये आपको नॉर्थ और साउथ जैसे डायरेक्शन दिखाती है, तो ये करेक्ट वाली डायरेक्शन है और ये रॉन्ग है, ऐसे हम कंसीडर कर लिए ये रॉन्ग डायरेक्शन है और ये राइट डायरेक्शन है इससे। तो कॉन्शियंस जो है आपका, जो कि जो इनर कॉन्शियंस है आपका, जो इनर वॉइस है, वो क्या कर रही है? आपकी एक्शन जज कर रही है और आपको पुश कर रही है कि नहीं, ये सही एक्शन है ना, तो ये आपको यही लेनी है, रॉन्ग एक्शन आप नहीं ले सकते। अगर आपने रॉन्ग एक्शन लिया तो क्या होगा? क्यों क्यों ऐसा है? तो रॉन्ग एक्शन अगर आपने लिया, ये दिखाया है यहाँ पे कि कॉन्शियंस है जो मॉरल कंपास है, राइट रॉन्ग बताएगा आपको, और आपको राइट डायरेक्शन में ही एक्ट करना है। ये इनर वॉइस हमेशा क्यों रहता है, इसके लिए हम आगे देखेंगे। अब एक्शन है, परफॉर्म्ड हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियंस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियंस परफॉर्म हो गया, तो फिर उसको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। और अगर कॉन्शियंस के हिसाब से अगर नहीं फॉलो हुआ एक्शंस, कॉन्शियंस के हिसाब से जो इनर वॉइस है इसके हिसाब से नहीं फॉलो हुआ, तो हमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, गिल्ट महसूस होती है कि भाई मैंने जो एक्शन परफॉर्म किया वो कॉन्शियंस के हिसाब से नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है जिसकी मोरल कंपास जो हमने बोला कि
गाइड डायरेक्ट करती है उसको छोटे उम्र में ही कि भाई इस डायरेक्शन में मुझे एक्ट करना है। ये मेरा सोशलाइजेशन, मेरे घर वाले मेरे वो सब बोलते हैं, और मैंने खुद का फिर एक बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया कि मुझे चोरी नहीं करनी है। तो अब क्या होता है, अम, एक उसको पसंद वाला एक इरेजर नीचे किसी का गिर गया, या पेन किसी का नीचे गिर गया। अब जिसका गिरा है उसको तो पता नहीं है कि वो पेन नीचे गिर गया है। तो अब इसका इड जाग जाग उठेगा कि भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मुझे वो पेन पसंद है, तो मैं वो ले लू या ना लू। अगर लेकिन उसका कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, कॉन्शियंस बोल रहा है राइटनेस और रॉन्गनेस जज करेगा। अब वो अंदर से ही अंदर का कोड बोलेगा उसको कि भाई देख, गुडनेस और बैडनेस ये है, तुम्हारे मोरालिटी के कंपास के हिसाब से, तुम्हारे नॉलेज के हिसाब से राइट और रॉन्ग ये चीज है। अब तुम्हारा इंटेंशन क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो एक्टर के सामने, छोटे बच्चे के सामने सब चीजें आ जाएगी। तो दो तीन उसके पीछे ये आ जाएगी कि मैं ये एक्शन कर सकता हूं। तो वो क्या करेगा, तो पहला देखेगा कि भाई ये तो नीचे गिरा हुआ पेन है, मुझे पसंद भी है, तो मैं ये उठा लेता हूं ताकि ये पेन मुझे मिल पाए और मैं इसका यूज करूंगा। काफी दिनों से मैं सोच रहा था ऐसा पेन, लेकिन अभी फ्रीली मिल रहा है, उसका भी ध्यान नहीं है, तो मैं ये ले लूंगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, मेरा कॉन्शियस मेरा इंटेंशन भी जज कर रहा है। ठीक है, मैं इंटेंशन है मेरे को पेन चुराना है। अब फिर होता ये है, एक्शन हमने लिया अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या बोल रहा है, अब मोरालिटी के पास जाएगा कॉन्शियंस, सुपर ईगो के पास जाएगा ईड, या फिर ईगो, और वहां पे बोलेगा कि मेरी मोरालिटी क्या कह रही है। मोरालिटी तो कह रही है कि नहीं, मम्मी ने बताया था, पिताजी ने बताया था, उस हिसाब से मेरा खुद मन मेरे को कह रहा है कि नहीं, वो मम्मी पापा ने मुझे बताया था कि चोरी करना तो बुरी है, और मेरे को भी लगता है कि चोरी करना बुरी है। तो अब वो मेरा प्रिंसिपल बन गया है। ये एक्टर को उतना पता नहीं रहेगा, एक्टर को उतना पता रहेगा कि नहीं, चोरी करना बुरी है, जो बुरी बात है, उससे किसी का भला नहीं होता, ये इसके अंदर आ गया है अब। तो वो अब मोरालिटी तो वो बोल रही है, और ग्रेटिफिकेशन बोल रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ईड वाला बोल रहा है कि ये पेन उठा ले। अब मैंने एक्शन परफॉर्म करते समय अगर मेरे कॉन्शियंस जो बोल रहा है, जो मेरा इथिकल नॉर्म्स वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है, वो कॉन्शियंस बोल रहा है कि नहीं, ये पेन उठा ले, और वो पेन सामने वाले को दे दे जिसका है उसका, तो क्या होगा, उसको फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। आप कि नहीं, मैंने एक अच्छा काम किया। किसी का भी आप छोटे छोटे आपके लाइफ के एग्जाम्पल अगर देख लोगे ना, तो आपको भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये चीज, कि आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि मैंने अच्छी एक्शन कर लिया है। देखिए, ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन बेस है। ये 20 मिनट आपको वो एप्लीकेशन लाइफ लॉन्ग लगाने में मदद करेगा। अब दूसरा है, मैंने कॉन्शियंस के हिसाब से नहीं एक्शन लिया, अब क्या होगा, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट आ जाएगी, उसके मन में गिल्ट आ जाएगा। नहीं भाई, मेरा मोरल कंपास मुझे ये बोल रहा था, मेरे माता पिता ने मुझे ये बोला था, मेरा इथिक्स ये बोल रहा था, मेरा मोरल कंपास मुझे ये बोल रहा था, फिर भी कंपास मुझे वो बोल के मैंने आज भी डिसीजन कौन सा लिया, चोरी करने का डिसीजन लिया। तो ये डिस्कम्फर्ट जो जनरेट हो रहा है, वो भी किसी से हो रहा है, फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन टू डू राइट एक्शन। अब मैंने राइट एक्शन ना ली, नहीं ली, तो फिर साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट आ जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तब तक मैं वो एक्शन, फिर मेरे को पता लगेगा, फिर हम वो भगवान से लिंक करता है, भगवान देख रहा है। वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल है कि फिर आदमी डर लेता है, डर जाता है कि नहीं भाई, मुझे वो करना नहीं है। खुद का उसका वॉइस उसको बोलता है कि नहीं यार, नहीं, ये चीज ठीक नहीं थी यार, तेरे प्रिंसिपल तो तुझे ये बोल रहे थे, लेकिन तूने वो पेन चुराया ना, नहीं था, चाहिए था, कुछ बुरा होगा अब तेरे साथ, जो भी आपके प्रिंसिपल से उससे डिस्कम्फर्ट आ जाता है। तो ये सब चीजें चलती कैसी है, एक बार हम फ्लो में देख लेते हैं कि हमारा बॉडी है, एक एक्टर है, एक्टर का रैशनल माइंड है जो डिसीजन लेगा रैशनली। अब रैशनली डिसीजन लेने के लिए क्या है, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि रैशनल डिसीजन क्या है, तो एक है इंटेलेक्ट, आदमी के पास इंटेलेक्ट है, और आदमी के पास विल है। जो इंटेलेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है हमारा। ये देखिए, सिंपल सी बात है, इंटेलेक्ट मीन्स हम कहते हैं उसको कुछ रैशनली डिसीजन ले रहा है, मतलब क्या कर रहा है, तो यहां पे आपको वो आंसर मिल जाएगा। दो चीज है रैशनल डिसीजन के, एक वो जिसका इंटेलेक्ट है, वो क्या है, किस ऊपर क्या है इंटेलेक्ट में, तो नॉलेज,
जो उसने गैदर किया है, कुछ भी नॉलेज हो सकता है, खुद के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हाउ इट फंक्शंस, इवन साइंस जो है, जनरल साइंस हो सकता है, सोशल साइंस हो सकता है, जो भी सोसाइटी के लिए अच्छा है, अल्टीमेट एम वही है, जो सोसाइटी के लिए और मेरे लिए अच्छा है, वो मेरा नॉलेज हो गया है। अब इंटेलेक्ट हमारा क्या करता है, नॉलेज जो है हम में वो, और प्लस है जजमेंट, जजमेंट देता है, जजमेंट पास करता है, कौन सी एक्शन लेनी है, किस टाइम पे क्या करना है, हमारा व्यू पॉइंट क्या है, हम जज करते हैं हमेशा। हम बोलते हैं ना कि भाई जजमेंटल मत बनो। जजमेंटल क्यों बनता है आदमी? इंटेलेक्ट की वजह से, क्योंकि उसको जो फीड इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आगे वाला बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है वो खुद डिसाइड करेगा फिर। तो हम बोलते हैं भाई जजमेंटल मत बन यार, वो अलग ही तो पर्सपेक्टिव हो सकता है जो तुम्हें पता नहीं है, कहते हैं ना। तो वही चीज है कि आदमी रैशनल है, मतलब उसके पास दिमाग है, इंटेलेक्ट है उसके पास, इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस का यूज करके नॉलेज गेन कर रहा है, और जो सिचुएशंस आजू बाजू उसके हो रहे हैं वो जज करके अपने लिए क्या सही है वो डिसाइड कर पा रहा है। तो वो जजमेंट जो है, जज आ गए वापस अंदर, वो क्या आ रहा है, टेकिंग टेकिंग एन एक्शन, इंटेंशन, राइट और रॉन्ग एक्शन, ये सब कौन देखा हमने? कॉन्शियस, आपका कॉन्शियस बोल रहा है आपको कि भाई आपको राइट डायरेक्शन में ही डिसीजन लेना है, इंटेंट आपका ये है, आपको ये है, कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, ये सब जानने का काम जज कौन कर रहा है? रैशनल माइंड में जो इंटेलिजेंस है उसमें जजमेंट का पार्ट हमारा कॉन्शियस करता है, इनर वॉइस जिसे हम बोलते हैं। अब ये एक्शन लेने की पहली वाली सिचुएशन है, वहीं से जजमेंट चालू हो जाता है कि नहीं भाई, ये मोरालिटी है तेरी, ये तेरा इथिक्स है, तो और तेरी इंटेंशन मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं। खुद के ही इनर वॉइस खुद को ही बोल देते हैं कि ये राइट एक्शन हो सकती है, ये रॉन्ग एक्शन। अब मैंने एक्शन परफॉर्म कर लिया, अब मैं हर बार मेरा कॉन्शियस जो बोल रहा है वैसी ही एक्शन परफॉर्म करूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? इतना पॉसिबल होता तो कोई चोरी करता क्या? इतना पॉसिबल होता तो कोई क्राइम होता क्या? नहीं होता। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्शन परफॉर्म नहीं होगी किसी किसी बार, क्योंकि आदमी को रैशनल माइंड के साथ वाला दूसरा कंपोनेंट भी है, इंटेलिजेंस भी है, और उसको फ्री विल भी है। ये फ्री विल वाला कंपोनेंट एक्शन लेगा। अब ये एक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्शियस लेगा या फिर अगेंस्ट कॉन्शियस लेगा। अब परफॉर्म करने के बाद उसका कॉन्शियस फिर से आएगा जज करने के लिए, भाई तूने जो एक्शन लिया है वो अगर कॉन्शियस के हिसाब से फीलिंग ऑफ सेटिस्फाई, हाँ कुछ भी हो जाए यार, मेरे प्रिंसिपल्स मुझे ये कह रहे थे, अब मैंने एक्शन लिया। अब नहीं लिया तो फिर क्या हो जाएगा? गिल्ट, अरे यार कुछ तो भी गलत हो गया यार, ये एक्शन मैंने ऐसे नहीं लेना चाहिए था। वही फीडबैक लूप फिर आदमी को जाएगा, फिर वो रैशनल माइंड, ये लूप घूमता रहेगा। अब क्या होता है, गिल्ट किसको आएगा? गिल्ट आएगा जिसका सोशलाइजेशन हुआ है, जिसकी मोरल कंपास उसको राइट और रॉन्ग बता रहा है कुछ चीजें, और उस राइट और रॉन्ग प्रिंसिपल्स के हिसाब से उसका कुछ इमोशंस है, सेटिस्फैक्शन, प्लेजर देता है, या फिर कई कई बार क्या होता है, हम वो सैडनेस के साथ लिंक हो जाता है वो, कि भाई वो हमने एक्शन लिया नहीं। अब कई कई साइकोपैथ आते हैं, आपने देखा होगा ये जोकर मूवी, जहां पे गिल्ट प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब उसका सोशलाइजेशन किस हिसाब से हुआ है ये एक चीज डिपेंड करती है जज करने के लिए। अब वो तो एक्शन परफॉर्म करता है, कुछ क्राइम करता है, कुछ करता है, यहां पे उसको फीलिंग नहीं आ रही है कि मैंने कुछ गिल्ट किया है, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती है, या गिल्ट वाली फीलिंग नहीं आती है उसको, वो एक्शन परफॉर्म करता है। अगर गलत भी एक्शन परफॉर्म कर लिया तो फिर वो उसको सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, गिल्ट नहीं आ जाएगा, तो वो साइकोपैथ है। ये सोसाइटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए डेंजर रहते हैं, आपको पता होगा। साइकोपैथ क्राइम करते हैं, सोसाइटी के खिलाफ जाके नॉर्म्स रूल रेगुलेशन ब्रेक करके कुछ क्राइम करेंगे, क्राइम करने के बाद उसका कॉन्शियस इनर वॉइस ही जो है इंपैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेंगे उनको, उनको इम्पैथी ही नहीं रहेगी सामने वाले के प्रति, तो वो फीलिंग ऑफ गिल्ट कैसे आएगी? फिर नहीं आएगी। फीलिंग ऑफ गिल्ट कब आती है? मैं एज अ एक्टर दूसरे के जगह पे जाके देख रहा हूं कि अरे यार उसको कैसे लगेगा, मैंने पेन चोरी किया तो अरे यार उसको दुख होगा, मोरालिटी बोलती है मेरी नहीं यार उसको दुख देना अच्छी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका कॉन्शियस,
जो कि फीलिंग के साथ लिंक है, आपको ऑब्लिक्ट करेगा। अब इसको कौन ऑब्लिक्ट करेगा कि भाई राइट डायरेक्शन में ही लो, क्योंकि क्या हुआ है, इसको इमोशंस ही नहीं है, गिल्ट ही नहीं आएगा, तो ये राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं ले पाएगा, हमेशा ही रॉन्ग डायरेक्शन में एक्शन लेगा। गिल्ट ही नहीं उसको एक्शन की, वो कुछ भी कर सकता है। फिर किसी के हाथ पैर काट लिए उसने, गिल्ट ही नहीं उसको, उसको पता ही नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ गलत एक्शन कर लिया। तो ये चीज हो गई साइकोपैथ वाली कंडीशन, आपने हमने बोल दिया। अब एक कंसेप्ट मैंने पिछली बार आपको एक बेसिक कंसेप्ट 2 या 3 मिनट में या 5 मिनट में समझा के दिया था कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है। तो वहां पे हमने देखा कि हमारे वैल्यूज और एक्शन एक दूसरे के साथ अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती हो तो वो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट लाता है। आप ये लिंक कर पाओगे यहाँ पे कॉन्शियस के वॉइस के साथ। अगर आप कॉन्शियस हो, कॉन्शियसनेस के साथ मतलब आप अवेयर हो आपके एक्शंस के साथ, और आपकी वैल्यूज आपको एक बात कर रही है, एक्शन हम अगेंस्ट आवर वैल्यूज ले रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आ जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताई है कि वो गिल्ट और सेटिस्फैक्शन वाली साइकोलॉजिकल वो स्ट्रेस जनरेट होगा और आदमी राइट डायरेक्शन में ही हमेशा एक्शन लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब ये चीज हो गई और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं कि कॉन्शियस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं। अब हमें पता है हर सोसाइटी का इथिक्स अलग अलग हो सकता है। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा कि तीनों का इथिक्स है और मोरालिटी है, और इसके साथ यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू प्रिंसिपल है। इसके जो जो बीच वाला पोर्शन आएगा वही हम इथिक्स और इथिकल एक्शन और मोरल एक्शन उसे ही कहते हैं। ओवरलैप होते हैं या फिर हम एक दूसरे की जगह पे वहीं पे यूज कर पाते हैं, जहां पे यूनिवर्सलिस्टिक आइडियाज इथिक्स और मोरालिटी जहां पे मिक्स होते हैं, तो ये हमारे हो गए इथिकल मोरल और इथिकल मोरल एक्शन, इसको बोल सकते हैं। तो हमारा ट्रू कॉन्शियस वो भी उसी चीज पे डिफाइन है कि अगर पर्सन अवेयर है किसके बारे में, इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में, तो उसका मोरल कंपास हमेशा ही दिखाई देगा जहां पे राइट डायरेक्शन है। इथिक्स पता है उसको, मोरालिटी पता है, यूनिवर्सलिस्टिक प्रिंसिपल पता है, तो नॉर्थ यही दिखाएगा, साउथ यही दिखाएगा, राइट एक्शन यही दिखाएगी, रॉन्ग एक्शन यही दिखाएगा। तो ये हमारा ट्रू कॉन्शियस हो गया, यानी हम एक्शंस अकॉर्डिंग टू इथिकल वैल्यूज मोरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से लेंगे। यानी हाँ, हमारा कंपास कंपास जो है वो राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और ना कि राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट रॉन्ग बता रहा है। हमारा कॉन्शियस भी फिर उसी हिसाब से हमें बताएगा कि ये इसी हिसाब से एक्शन लो। यानी कि समाज में फिर जो लोग हैं एक कोहेसिव नेचर रहेगा, समाज में कोई क्राइम नहीं करेगा और अच्छे से लोग बिहेव करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिवली बिहेव करेंगे, एक दूसरे के राइट के प्रति रिस्पेक्ट करेंगे, और एक गुड़ी गुड़ी सोसाइटी रहेगी। तो ट्रू कॉन्शियस जो आदमी के अंदर रहता है कि जो कि अवेयर है इथिकल और मोरल प्रिंसिपल्स के साथ, और उसी हिसाब से वो एक्शन ले रहा है, साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट का कोई टेंशन नहीं है। अब इरोनियस कॉन्शियस ये क्या है? अब यहाँ पे मैंने देखा है ये जो है ड्रग एडिक्ट है, आपने देखा होगा। कॉन्शियस जनरेट होने के लिए हमने देखा कि पर्सन जो है अवेयरनेस जो है उसकी, जो अवेयर है इथिकल और मोरल वैल्यूज के साथ नहीं है, ये जहाँ पे जो है ना हमारा यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू प्रिंसिपल, उसका इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो कि इथिकल नॉर्म्स कहते हैं, तो उसका जैसे हम कहते हैं उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं था यार, स्मोकिंग की आदत उसकी वजह से लग गई, ये ड्रग्स की आदत से यार मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे। यानी उसके जो वैल्यू प्रिंसिपल है, इसके मोरल प्रिंसिपल है, वो क्या कह रहे हैं? कॉन्शियस इनर वाइज क्या करता है, आपके मोरल प्रिंसिपल के हिसाब से आपको राइट और रॉन्ग बता रहा है। अब इसके राइट और रॉन्ग, इसके कंपस में ही बिगाड़ है, कंपस में ही जहां पे नॉर्थ था वो साउथ लिखा हुआ है। ये कंपस है ना, तो ये नॉर्थ होना चाहिए, लेकिन उसका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। इथिकल नॉर्म्स जो पता होने चाहिए राइट और रॉन्ग कौन सा है, वो उसको पता ही नहीं है। तो वो जिस सोसाइटी में जैसे कि फ्रेंड सर्कल है, ड्रग एडिक्ट है, तो वो अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इड को, अपने खुद के कंपोनेंट को, तो इसका इथिकल और मोरल प्रिंसिपल जो कंपास है वो क्या दिखाएगा, जो रॉन्ग है हमारे हिसाब से वो राइट दिखाएगा अब उसके कंपास में। और फिर कॉन्शियस ही बिगड़ जाएगा उसका। क्यों बिगड़ जाएगा? क्योंकि वो पर्सन रॉन्ग इन्वायरमेंट में है, रॉन्ग इन्वायरमेंट की वजह से उसका इथिकल और मोरल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू जो जो ओवरऑल सोसाइटी है, जो कि
यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज के साथ अटैच हुआ है, वो नहीं रहेगा। इसका इसका रहेगा अलग ही लेवल का इन्वायरमेंट रहेगा इसका। इसके वजह से इसका मोरल कंपास में ही बिगाड़ हो जाएगा। अब ये जो खराब हो गया है उसका मोरल कंपास, तो ये जो इनर वॉइस भी जनरेट होगी, इनर वॉइस भी बोलेगी कि कौन सी एक्शन लेनी है, या कौन सी एक्शन लेने के बाद वो सही है या नहीं है। अब मेरा कॉन्शियस क्या करेगा, मुझे सिर्फ बताएगा कि राइट डायरेक्शन की तरफ जाओ। अब मेरी राइट डायरेक्शन ही रॉन्ग डायरेक्शन है, तो मैं रॉन्ग ही डायरेक्शन में गया ना, समझ में आया। कंपास में ही खराबी है। अब कंपास में खराबी है तो कॉन्शियस तो बोलेगा, मेरा कॉन्शियस क्या बोलेगा कि तुम नॉर्थ की तरफ जाओ, कुछ भी हो जाए राइट डायरेक्शन की तरफ जाओ। और मेरी राइट डायरेक्शन ही रॉन्ग डायरेक्शन है, तो मैं रॉन्ग डायरेक्शन में ही एक्ट करूंगा। तो ये हो गया आपका इरोनियस। कॉन्शियसनेस ट्रू नहीं है, ये जो है हमारे इन्वायरमेंट की वजह से। फिर ये जो ड्रग एडिक्ट है, या फिर काफी बार आपने देखा होगा कि गिल्ट, किसी किसी एक्ट की तरफ एक्टर का गिल्ट नहीं रहता है, या फिर वो उसको लगता है कि भाई वो तो एक्शन, जैसे कि पिछली सोसाइटी में हमने देखा कि वुमन की तरफ देखने का नजरिया, सबऑर्डिनेट करके वुमन को ट्रीट करना। अब ये इरोनियस कॉन्शियसनेस उस टाइम कॉन्शियस क्या बोलेगा उसको कि भाई आपकी डिसीजन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि वो तो सोसाइटी और इथिकल नॉर्म्स है, कंपास में दिखा रहा है, लेकिन वो यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू फॉलो नहीं कर रहा था उस टाइम पे। तो ये तो हो गई सोसाइटी के हिसाब से। और ये ड्रग एडिक्ट जो आज भी हमें दिखाई जाता है, उसको सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, अपने हिसाब से वो चल रहा है, और वो बोल रहा है कि नहीं मुझे गिल्ट है नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस हिसाब से बिहेव कर रहा हूं। और तीसरा है कंफ्यूज कॉन्शियंस। इसमें क्या होता है, जज नहीं कर पाते हमारे एक्शन। क्यों नहीं जज कर पा रहे हमारे एक्शन, रॉन्गनेस और राइटनेस? क्योंकि हमारी जो एक्शन है, हमारे जो वैल्यू प्रिंसिपल है, जो कंपस है, वो कभी नॉर्थ शिफ्ट कर रहा है, मतलब राइट यहां पे दिखा रहा है, कभी राइट यहां पे दिखा रहा है। ये कब होता है? आपका कोर वैल्यू प्रिंसिपल्स अगर स्ट्रांग नहीं हुआ, कोर वैल्यूज जो रहता है आपकी स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब है मोरल कंपास भी जो है मैग्नेट है, वो स्ट्रांग नहीं है, इधर उधर हिलता रहेगा, राइट ये है, राइट ये है, राइट ये है। फिर अगर मुझे पता ही नहीं है राइट क्या है, तो मैं क्या करूंगा? राइट डायरेक्शन में एक्ट कर पाऊंगा का नहीं, मैं कंफ्यूज रहूंगा। थोड़ी देर के लिए मैग्नेट बता रहा है कि ये नॉर्थ है, थोड़ी देर के लिए बता रहा है ये नॉर्थ है, डिफ्लेक्ट होता रहा है, एक नॉर्थ नहीं बता रहा है। तो मुझे कॉन्शियस, मेरा इनर वॉइस बोलेगा कि भाई तू खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि तेरे लिए राइट क्या है। तो फिर हमारा इनएक्शन हो जाएगा उस टाइम पे। पता चल गया है? तो ये कॉन्शियस जो है, ये आपको अब पता चल गया, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर पता चल गया। अब आते हैं हमारे जो क्वेश्चन मैंने बोला था स्टार्टिंग में यूपीएससी का, हम देखेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको ये 10 मार्क का क्वेश्चन था। आपको अगर कॉन्शियस पता है किस डायरेक्शन में जाता है, क्या करता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मतलब जस्ट जस्ट लाइक अ पीनट, एकदम सिंपल सा है। देखिए क्या है यहाँ पे बोला इज कॉन्शियस अ मोर रिलायबल, मोर रिलायबल यहाँ पे होना चाहिए, मोर रिलायबल गाइड व्हेन compared to a law, rules and regulation in context of ethical decision making। जैसा क्वेश्चन पूछा है कि मतलब आपका जो इनर वॉइस है वो मोर रिलायबल है एज अ गाइड टू कंपेयर, एज कंपेयर टू लॉ। आप अगर एक्शन ले रहे हो, आपका कॉन्शियस इनर वॉइस आपको बोल रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में हमें एक्शन लेनी है, तो वो रिलायबल है रादर देन लॉज रूल रेगुलेशन। ऐसा क्वेश्चन पूछा है इन इथिकल डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपने मेरा पिछले वाला और ये लेक्चर देखा तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये बहुत ही इजीली डील कर पाओगे। आपको कॉन्शियस क्या है पता है, कॉन्शियस का रोल आपको पता है, फीलिंग ऑब्लिग्ड टू द राइट डायरेक्शन, ये हो गया। अब हमारे एक्शन को वो डायरेक्ट कर रहा है इनर वॉइस। अब अगर मैंने यहाँ पे बोला मेरा ट्रू कॉन्शियस है, तो ट्रू कॉन्शियस है तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे को लॉ रूल रेगुलेशन की दिक्कत ही नहीं। मेरा ट्रू कॉन्शियस मेरे को हर बार बोलेगा कि इस डायरेक्शन में एक्ट करो, इस डायरेक्शन में एक्ट करो। लेकिन हमने सिगमंड फ्रॉइड का वो कंसेप्ट देखा, कभी कभी हमारा इड हमारे ऊपर ऐसा हावी हो जाता है कि हम फिर ऐसा ऐसा कोई एक्शन कर बैठते हैं जो कि हमें इंस्टेंट प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन दे रहा है। मतलब हमें ये दिखाना है पहले तो कॉन्शियस अगर सही है आपका, तो आप राइट डायरेक्शन में एक्ट करने के लिए हमेशा
एक वही करोगे, राइट डायरेक्शन में ही एक्शन लोगे। अगर आपने राइट डायरेक्शन में एक्शन नहीं लिया तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आप पे आ जाएगा। ठीक है, तो कि कॉग्निटिव डिसोनेंस के शिकार हो जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, अगर अब मैंने देखा कि कॉन्शियस ही आपका इरेनियस है, तो इरेनियस कॉन्शियसनेस हो गया, तो फिर अब एक्टर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे लॉ रूल रेगुलेशन होना जरूरी होगा टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि नहीं, आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, आपको राइट डायरेक्शन ये है, आपका जो कॉन्शियस है वो गलत डायरेक्शन आपको बता रहा है। और इसलिए आपको ये चीज दोनों दिखाना है कि कॉन्शियस आपको कैसे डायरेक्ट कर रहा है और आप राइट डायरेक्शन कैसे ले पा रहे हो। और इरोनियस कॉन्शियस आपके अंदर हो तो आप राइट डायरेक्शन नहीं ले पाओगे। या फिर साइकोपैथ जो रहते हैं, जिनके जो इमोशनली ऑब्लिग नहीं रहते हैं राइट डायरेक्शन में जाने के लिए, अब उस टाइम पे लॉ रूल्स और रेगुलेशन आपको हेल्प करेगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा आंसर, कॉन्शियसनेस के बारे में बताना पड़ेगा, कॉन्शियस कॉन्शियस कब कम पड़ सकता है इसके बारे में बताना पड़ेगा, और उस टाइम पे लॉज रूल रेगुलेशन हमें कैसे हेल्प कर पा रहे हैं एज अ कोर्जन मेंबर के ऊपर डालने के लिए, टू मेक हिम फॉलो द एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स। इस ऊपर आपका 10 मार्क का आंसर हो सकता है। तो आपको अभी आइडिया लग गया होगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले वाले दो और ये एक और ये दो चैप्टर मिलके टोटल 3 कंसेप्ट, इथिक्स, मोरालिटी और कॉन्शियंस, अगर ये 3 आपको समझ में आ गए हैं तो आप इसके ऊपर कुछ भी सवाल पूछ लिए तो आप उसका आंसर दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एप्लीकेशन लगा ही पाओगे। ये सब्जेक्टिव को आपने पूरा अब्स्ट्रैक्ट करके ऑब्जेक्टिव बना दिया है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट के हिसाब से प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो बस यही कहना था कि अभी आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यही है यार, मेहनत कर रहा हूं तो आप ये लेक्चर सुनने के बाद उसे लाइक कीजिए। अगर कोई बोल रहे थे कि यार हाँ स्लो हो रहा है, तो मैं जो इनिशियल स्टेट में है, जिन्होंने इथिक्स इंटीग्रिटी पढ़ानी है, तो उनको कंसेप्ट धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैं बार बार वो रिपीट कर रहा हूँ। जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा कि यार मैं स्लो हो रहा है, तो आप 1.5x पे लेके सुन सकते हैं ये वीडियो। और एक और चीज, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही, आप मुझे सजेस्ट करते रहिए, कमेंट में भी कर सकते हैं सजेस्ट, तो उस हिसाब से मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ऐसे वीडियोस आपको बना के प्रेजेंट करता रहूंगा, ताकि आप एप्लीकेशन बेस उसका नॉलेज, ये 20 मिनट आप नॉलेज यूज कर पाओगे टू सॉल्व द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दैट यूपीएससी नाउ फ्रेम। नॉट जस्ट दैट, आप लाइफ में भी ये वीडियो देख के काफी अच्छा फील करोगे, काफी इनलाइटेंड फील करोगे, अपने एक्शन जज कर पाओगे अच्छी तरह। ठीक है, यही कहते हुए थैंक यू वेरी मच गाइस।